दिल्ली के एक नामी इलाके में बने आलीशान बंगले के मालिक रोहित वर्मा उस रात हमेशा से अलग जल्दी घर लौट आए। आमतौर पर वह रात के 9 बजे के बाद ही लौटते थे जब पूरा घर गहरी नींद में डूब चुका होता था। लेकिन उस दिन निवेशकों की मीटिंग अप्रत्याशित रूप से जल्दी समाप्त हो गई और उन्होंने बिना किसी को बताए सीधे घर आने का निर्णय लिया। जैसे ही भारी लकड़ी का दरवाज़ा खुला, रोहित के कदम ठिठक गए। आंखों के सामने जो दृश्य था उसने उन्हें भीतर तक हिला दिया। चमकदार संगमरमर के फर्श पर एक नौजवान घरेलू सहायक प्रिया घुटनों के बल बैठी थी, हाथ में गीला कपड़ा लेकर फर्श को पोंछ रही थी। उसकी नीली सलवार के घुटने तक भीग चुके थे और हाथ बार बार पानी में डूबने से लाल पड़ गए थे। लेकिन वह दृश्य नहीं था जिसने रोहित का मन अवाक कर दिया, बल्कि उसके ठीक बगल में खड़ा उसका 4 वर्षीय बेटा अर्जुन था। नन्हा अर्जुन अपने छोटे छोटे बैंगनी रंग के बैसाखियों का सहारा लिए खड़ा था। एक हाथ में रसोई का तौलिया पकड़े वह पूरी कोशिश से फर्श साफ करने में प्रिया की मदद कर रहा था। उसके चेहरे पर एक मासूम गर्व और उत्साह झलक रहा था। आंटी प्रिया, मैं यहां साफ कर सकता हूं, उसने अपनी कच्ची आवाज में कहा। प्रिया मुस्कुराकर बोली, अर्जुन बेटा, तुमने आज बहुत मदद कर दी। अब थोड़ा आराम करो और सोफे पर बैठ जाओ। मगर अर्जुन ने निडर स्वर में कहा, लेकिन आप हमेशा कहती हैं ना कि हम एक टीम हैं, तो मुझे भी करना है। रोहित दरवाजे पर खड़ा यह सब देख रहे थे। उनके लिए यह दृश्य किसी सपने से कम नहीं था। बेटे के चेहरे पर सच्ची मुस्कान उन्होंने महीनों से नहीं देखी थी। एक व्यापारी होने के नाते उन्होंने अरबों कमाए थे, मगर शायद अर्जुन की खुशी कहीं पीछे छूट गई थी। अर्जुन की आंखों की चमक, उसकी कोशिशें और प्रिया का धैर्य, ये सब कुछ रोहित के दिल में गहराई तक उतरने लगा। अचानक अर्जुन ने पिता को देख लिया। पापा, आप इतनी जल्दी आ गए, उसने उत्साहित होकर कहा और जल्दी से उनकी ओर मुड़ा। लेकिन संतुलन बिगड़ने पर लगभग गिर ही गया। प्रिया ने घबराकर कपड़ा गिराया और तुरंत अर्जुन को संभाल लिया। सावधान बेटा, उसने धीरे से कहा। फिर वह झेंपते हुए सिर झुकाकर बोली, नमस्ते साहब, मुझे पता नहीं था कि आप आ गए हैं। माफ कीजिए, अभी सफाई पूरी कर रही थी। रोहित अभी भी मौन थे। उनकी नजरें कभी अर्जुन के छोटे छोटे हाथों पर ठहरतीं जो गर्व से तौलिया थामे हुए थे, कभी प्रिया पर, जिसके चेहरे पर हकीकत और डर एक साथ झलक रहे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, अर्जुन, यह सब क्या कर रहे हो? छोटा सा बच्चा मुस्कुराकर बोला, पापा, मैं आंटी प्रिया की मदद कर रहा हूं। और जानते हैं, आज मैं 5 मिनट तक बिना बैसाखी खड़ा रह पाया। ये शब्द सुनते ही रोहित के दिल में एक झटका सा लगा। 5 मिनट, उन्होंने अविश्वास से दोहराया। प्रिया अब भी सिर झुकाए खड़ी थी, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वह डर रही हो कि कहीं उसकी मेहनत को गलत न समझ लिया जाए। अर्जुन ने उत्साह से जोर दिया, आंटी मुझे हर दिन एक्सरसाइज कराती हैं। वह कहती हैं कि अगर मैं मेहनत करूं तो एक दिन मैं और बच्चों की तरह दौड़ भी सकता हूं। कमरे में एक पल के लिए भारी सन्नाटा छा गया। रोहित के दिल में गुस्सा, हैरानी और कृतज्ञता तीनों एक साथ उमड़ पड़े। उनकी आंखें बार बार बेटे और प्रिया के बीच घूम रही थीं। इतने बरसों में पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि इस घर में उनकी अनुपस्थिति ने एक गहरी खाली जगह छोड़ दी थी, और उस खालीपन को प्रिया अपने धैर्य और दया से भर रही थी। बैठक कक्ष की भारी खामोशी में रोहित का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने बेटे की आंखों में पहली बार ऐसा आत्मविश्वास देखा था जो अब तक उन्हें कभी नजर नहीं आया। अर्जुन बार बार मुस्कुराकर कह रहा था, पापा, देखिए ना, मैं खड़ा हो सकता हूं। आज 5 मिनट तक मैंने बैसाखी नहीं पकड़ी। रोहित ने हैरान होकर प्रिया की ओर देखा। उनकी आंखों में सवाल थे, यह सब कैसे हुआ? इतने महीनों से डॉक्टर, महंगे इलाज, दवाइयां। लेकिन किसी ने उन्हें यह नहीं बताया कि अर्जुन में इतनी प्रगति हो रही है। प्रिया ने धीमे स्वर में कांपती आवाज में कहा, साहब, कृपया बुरा मत मानिए। मैं बस अर्जुन के साथ खेल खेल में थोड़ी कसरत कराती थी। मुझे लगा इससे उसका मन भी बहलेगा और शरीर भी मजबूत होगा। अर्जुन तुरंत बीच में बोला, पापा, आंटी प्रिया ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब मैं दर्द से रोता था तो वह मुझे समझाती थी कि मैं एक सिपाही की तरह मजबूत हूं। रोहित का गला सूख गया। उन्होंने याद करने की कोशिश की कि आखिरी बार कब उन्होंने अपने बेटे को इतना खुश देखा था।
पर दिमाग खाली था। इतने बरसों में उन्होंने उसकी दवा का समय, स्कूल की रिपोर्ट और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स तो देखी थीं, लेकिन यह नहीं देखा था कि उसका मन कितना अकेला है। अर्जुन की मुस्कुराहट मानो उन्हें आईना दिखा रही थी। 5 मिनट, रोहित ने फिर से बुदबुदाया। यह संभव कैसे हुआ? अर्जुन ने गर्व से उत्तर दिया, पापा, क्योंकि आंटी प्रिया कहती हैं कि अगर मैं रोज प्रैक्टिस करूं तो एक दिन मैं आपसे दौड़ लगाऊंगा। उसकी मासूम आंखों में ऐसी चमक थी जो रोहित को भीतर तक हिला गई। प्रिया अब भी झुकी हुई थी, हाथ एक दूसरे में कसकर पकड़े हुए। साहब, उसने डरते डरते कहा, अगर आप चाहें तो मैं ये सब बंद कर दूंगी। मेरा इरादा बस अर्जुन को थोड़ा हंसाने का था। अर्जुन ने तुरंत पिता का हाथ पकड़ लिया। नहीं पापा, आंटी प्रिया को मत रोकिए। उन्होंने मुझे मजबूत बनाया है। अगर वह न होती तो मैं इतना नहीं कर पाता। उस छोटे बच्चे की सच्चाई से भरी आवाज ने रोहित के दिल की दीवारों को हिला दिया। उनकी आंखें नम हो गईं। वह जान गए कि यहां कोई साधारण बात नहीं हो रही, बल्कि उनके बेटे की जिंदगी बदलने की शुरुआत हो चुकी थी। और इस बदलाव के पीछे खड़ी थी वह लड़की, जिसे अब तक वह बस एक घरेलू कामगार समझते आए थे। रोहित ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सोफे पर बैठ गए। उनकी आंखें सीधे प्रिया पर टिकी थीं। ये सब कब से चल रहा है? आवाज में कठोरता थी, लेकिन भीतर कहीं गहरी जिज्ञासा भी। प्रिया के हाथ कांप रहे थे। उसने सिर झुकाकर उत्तर दिया, लगभग 6 महीने से, साहब। जब मैंने काम शुरू किया, तभी मुझे लगा कि अर्जुन को किसी की जरूरत है जो उसके साथ समय बिताए। रोहित की भवें तन गईं। 6 महीने? और तुमने कभी बताया क्यों नहीं? प्रिया का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे कहा, क्योंकि मुझे डर था कि आप नाराज होंगे। मैं जानती थी कि मेरा काम बस घर की सफाई और रसोई तक सीमित है। लेकिन जब मैंने अर्जुन की आंखों में उदासी देखी, तो मैं चुप नहीं रह पाई। उसने हिम्मत जुटाते हुए आगे कहा, साहब, मेरा छोटा भाई जन्म से ही पैरों की तकलीफ से जूझ रहा है। बचपन से मैंने उसके साथ फिजियोथेरेपी की। मैंने डॉक्टरों से सीखा, हर दिन उसकी मदद की। उसी अनुभव से मैंने अर्जुन को खेल खेल में अभ्यास कराना शुरू किया। रोहित की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने अपने जीवन में कई कर्मचारियों को आते जाते देखा था, लेकिन पहली बार कोई घरेलू सहायिका इतनी ईमानदारी से दिल खोलकर बोल रही थी। उनकी आवाज अचानक नरम हो गई। और अगर यह सब उसके लिए नुकसानदेह होता तो? प्रिया ने तुरंत उत्तर दिया, तब मैं कभी ऐसा नहीं करती, साहब। मैं केवल वही करवाती हूं जो सुरक्षित हो। अर्जुन बहुत जिद्दी है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। वह दर्द सहते हुए भी कोशिश करता है और बार बार पूछता है कि क्या मैं थक गई हूं, क्या मैं दुखी हूं। एक 4 साल का बच्चा जो दूसरों की परवाह करता है। यह उसे औरों से अलग बनाता है। रोहित का सीना कसने लगा। उन्होंने याद करने की कोशिश की कि आखिरी बार उन्होंने बेटे के स्वभाव को इतने ध्यान से कब देखा था। शायद कभी नहीं। वह हमेशा व्यस्त रहते थे और डॉक्टरों पर जिम्मेदारी डाल देते थे। लेकिन आज इस साधारण सी लड़की के शब्दों ने उन्हें नंगा कर दिया था, मानो उन्होंने अब तक अर्जुन को केवल रोगी समझा था, इंसान नहीं। कुछ पल चुप्पी के बाद रोहित ने धीमी आवाज में कहा, तो तुम यह सब इसलिए कर रही हो ताकि वह मुस्कुराए? प्रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर कम और साहस अधिक था। जी, साहब। हर बच्चा हंसने का हकदार है। और अर्जुन को तो सबसे ज्यादा हक है। रोहित ने पहली बार उस रात अपने दिल में एक अजीब सी टीस महसूस की। गुस्सा, शर्म और कृतज्ञता सब एक साथ उमड़ आए थे। शायद पहली बार उन्होंने महसूस किया कि उनके बेटे की मुस्कान का असली संरक्षक कोई अजनबी नहीं, बल्कि यह नन्ही सी औरत थी जो दिन रात उनके घर के कोनों में चुपचाप काम करती रही। रात गहरा चुकी थी। रोहित अपने कमरे में बैठे थे, हाथ में पानी का गिलास लिए, लेकिन नजरें कहीं खोई हुईं। उनके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, हर बच्चा हंसने का हकदार है। आज उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनका घर, जो बाहर से रोशनी और शानो शौकत से भरा था, भीतर से कितना सूना और खाली है। अर्जुन, उनका इकलौता बेटा, इस आलीशान हवेली में अकेला था। माँ मीरा अक्सर दोस्तों के साथ पार्टियों, किटी या रेस्टोरेंट्स में समय बिताती थी।
खुद रोहित सुबह से देर रात तक बिजनेस मीटिंग्स और डील्स में उलझे रहते। घर में नौकर चाकर तो बहुत थे, लेकिन अर्जुन के लिए कोई अपना नहीं था। आज जब उन्होंने उसे प्रिया के साथ हंसते, जिद करते और गर्व से अपने 5 मिनट बतौर उपलब्धि दिखाते देखा, तो दिल पर गहरी चोट लगी। इतने सालों में वह खुद पिता होकर भी बेटे की मुस्कान का कारण नहीं बन सके। यह सच्चाई उन्हें भीतर तक शर्मिंदा कर रही थी। वह धीरे धीरे बिस्तर पर लेट गए, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर थी। हर बार आंखें बंद करते ही अर्जुन का चेहरा सामने आ जाता, बैसाखी पकड़े नन्हे हाथ, फिर भी उम्मीद से भरी आंखें। और उसके साथ प्रिया का चेहरा, थका हुआ लेकिन संकल्प से भरा। वह लड़की जो पैसों या मान सम्मान की परवाह किए बिना दिन रात उनके बेटे को सहारा देती रही। रोहित ने सोचा, एक अजनबी ने मेरे घर में आकर वो कर दिखाया जो मैं उसके पिता होकर भी न कर सका। अर्जुन को हंसी दी, हिम्मत दी, उम्मीद दी। यह एहसास उन्हें भीतर से तोड़ भी रहा था और बदल भी रहा था। उनकी नज़र खिड़की से बाहर गई। दिल्ली की सड़कें अब भी चहल पहल से गूंज रही थीं। लेकिन उनके भीतर सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में एक नई आवाज गूंज रही थी, अब वक्त आ गया है कुछ बदलने का। कल सुबह से जिंदगी पहले जैसी नहीं रहनी चाहिए। अगली सुबह रोहित की दिनचर्या पहली बार टूटी। अलार्म बजते ही उन्होंने तुरंत मोबाइल उठाया और अपनी सेक्रेटरी को कॉल किया। आवाज में कठोरता तो थी, लेकिन उसके पीछे एक अजीब सी दृढ़ता झलक रही थी। आज सुबह के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। वीडियो कॉन्फ्रेंस शाम तक खिसका दो। किसी भी हालत में मैं घर से नहीं निकल रहा। दूसरी ओर से हैरानी से भरा उत्तर आया, लेकिन सर, आज तो विदेशी निवेशकों के साथ। रोहित ने बीच में ही रोक दिया, मैंने कहा कैंसिल कर दो। बाकी बात शाम को होगी। फोन रखने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली। यह शायद उनके लंबे करियर का पहला दिन था जब उन्होंने काम से ऊपर परिवार को रखा। दिल में हल्की घबराहट भी थी, क्या यह सही फैसला है? लेकिन जैसे ही उन्हें पिछली रात अर्जुन की चमकती आंखें और वह मासूम गर्व याद आया, उनका संदेह मिट गया। नीचे बैठक कक्ष में उन्होंने प्रिया को चटाई बिछाते देखा। छोटे से अर्जुन ने बैसाखी किनारे रख दी थी और पूरे जोश से बोला, आंटी, आज मैं पापा को दिखाऊंगा कि मैं और अच्छा कर सकता हूं। यह सुनकर रोहित के होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि शायद यह वही पल है जिसकी कमी उनकी जिंदगी में सालों से थी। प्रिया ने जब रोहित को सीढ़ियों से उतरते देखा तो चौंक गई। साहब, आप? इस वक्त उसने हिचकिचाते हुए कहा। रोहित ने धीमे स्वर में जवाब दिया, हाँ, आज मैं देखना चाहता हूं कि अर्जुन अपने छोटे छोटे चमत्कार कैसे करता है। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। अर्जुन की आंखों में चमक और बढ़ गई। पापा, आप सचमुच देखेंगे? आज मैं 30 सेकंड बिना सहारे खड़ा रहूंगा। रोहित ने पहली बार पिता की तरह सिर हिलाकर कहा, हाँ बेटा, आज मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया हूं। उस क्षण उनके भीतर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्मा। एक व्यापारी का कठोर दिल पिघलने लगा। उन्हें लगा कि यह सुबह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी एक नई शुरुआत है, एक पिता बनने की असली शुरुआत। चटाई पर बैठा अर्जुन उत्साहित होकर तैयार हो गया। प्रिया ने उसका छोटा सा हाथ थामा और बोली, चलो बेटा, पहले स्ट्रेचिंग करेंगे। याद है ना? बिना गर्म किए शरीर को सीधा खड़ा नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया और छोटे छोटे पांवों को धीरे धीरे मोड़ना खोलना शुरू किया। रोहित पास ही सोफे पर बैठकर यह सब देख रहे थे। उनके मन में बार बार सवाल उठ रहा था, मैं इतने सालों से क्या कर रहा था? क्यों कभी यह सब देखने की कोशिश नहीं की? कुछ देर बाद प्रिया ने बैसाखी को किनारे रख दिया और अर्जुन को सावधानी से खड़ा किया। उसकी नन्ही टांगें हल्के हल्के कांप रही थीं। प्रिया ने प्यार से कहा, अर्जुन, याद है? आज हम 30 सेकंड का लक्ष्य रखेंगे। बस धीरे धीरे सांस लो और खुद पर भरोसा करो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी नजरें सीधे पापा की ओर टिकाईं। पापा, देखना, मैं कर सकता हूं। रोहित की आंखें नम हो गईं। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। प्रिया ने घड़ी पर नजर डाली और गिनना शुरू किया। 1, 2, 3। अर्जुन की टांगें कांप रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। 10, 11,
12। रोहित का दिल जोर से धड़क रहा था। उन्होंने अपने हाथ बांध लिए ताकि अचानक उठकर बेटे को थाम न लें। 20। 21। अर्जुन पसीने से भीग गया था, लेकिन उसकी आंखों की चमक अडिग थी। उसने हांफते हुए कहा, पापा, मैं गिरूंगा नहीं। रोहित की आंखों से आंसू छलक पड़े। 30। प्रिया ने खुशी से आवाज लगाई और तुरंत अर्जुन को पकड़ लिया ताकि वह सुरक्षित बैठ सके। अर्जुन हांफते हुए मुस्कुराया, देखा पापा, मैं कर सका। रोहित वहीं बैठे रह गए। दिल कसक से भर गया। उनके जहन में गूंज रहा था, यह उपलब्धि उसने मेरे लिए नहीं, बल्कि उस लड़की की वजह से हासिल की, जिस पर मैंने कभी ध्यान तक नहीं दिया। अपराधबोध और गर्व का मिलाजुला तूफान उनके दिल को झकझोर रहा था। उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, तुम सचमुच मेरे छोटे योद्धा हो। उस सुबह के बाद रोहित के भीतर जैसे कुछ बदल गया। अगली बार जब सूरज उगा, तो पहली बार सालों में उन्होंने ऑफिस के लिए भागदौड़ नहीं की। इसके बजाय वह नीचे बैठक कक्ष में पहुंचे जहां प्रिया पहले से अर्जुन के लिए चटाई बिछा रही थी। अर्जुन ने जब पापा को देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। पापा, आज भी आप यहीं रहेंगे? उसने आश्चर्य से पूछा। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, आज मैं तुम्हारे साथ हूं। धीरे धीरे यह उनकी नई दिनचर्या बन गई। हर सुबह अर्जुन और प्रिया साथ अभ्यास करते और रोहित पास बैठकर हर पल देखते। कभी कभी वह खुद भी गिनती करने लगते, 10, 11, 12, और जब अर्जुन का संतुलन बिगड़ता तो जल्दी से आगे बढ़कर उसे थाम लेते। वह स्पर्श, वह पल। अर्जुन के चेहरे पर जो मुस्कान आती थी, वह रोहित को भीतर तक भिगो देती। सिर्फ अभ्यास ही नहीं, अब नाश्ता भी साथ होने लगा। पहले जहां रोहित जल्दी जल्दी कॉफी पीकर निकल जाते थे, अब वह अर्जुन के साथ मेज पर बैठते, उसके पसंदीदा आलू पराठे या इडली खाते और स्कूल की छोटी छोटी बातें सुनते। प्रिया रसोई से झांककर देखती और उसके चेहरे पर संतोष झलकता। मीरा, जो अक्सर देर रात पार्टियों से लौटती थी, धीरे धीरे इन बदलावों को नोटिस करने लगी। उसे आश्चर्य हुआ कि रोहित, जो हमेशा काम में डूबा रहता था, अब सुबह बेटे के साथ बैठता, हंसता और समय बिताता है। अर्जुन के मन में भी एक नया आत्मविश्वास जागने लगा। वह बार बार कहता, पापा, जब मैं दौड़ सकूंगा तो सबसे पहले आपके साथ दौड़ लगाऊंगा। यह सुनकर रोहित की आंखें भर आतीं और वह मन ही मन सोचते, काश मैंने ये सब पहले किया होता। दिन ब दिन पिता और पुत्र के बीच की दूरी कम होने लगी। एक समय था जब अर्जुन अपने पापा से घबराता था, अब वही नन्हा बच्चा सुबह उठते ही पूछता, पापा कहाँ हैं? और उन्हें गले लगाकर कहता, आज हम और अच्छा करेंगे। रोहित को अब एहसास होने लगा था कि असली जीत किसी बिजनेस डील में नहीं, बल्कि उस छोटे से चेहरे की मुस्कान में छिपी है, जो हर दिन थोड़ी और चमकदार होती जा रही थी। कई हफ्तों तक लगातार सुबह की यह नई दिनचर्या रोहित और अर्जुन दोनों के लिए जीवन का सबसे कीमती समय बन गई। रोहित अब सिर्फ एक दर्शक नहीं थे, बल्कि अर्जुन के साथी बन चुके थे। वह हर बार उसकी प्रैक्टिस देखते, गिनती करते और छोटी सी प्रगति पर भी तालियां बजाते। अर्जुन की मुस्कान अब उनके लिए सबसे बड़ा इनाम थी। एक शाम, जब अभ्यास खत्म हो चुका था और अर्जुन थककर कमरे में सो गया, रोहित ने प्रिया को रुकने का इशारा किया। प्रिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी कहना है। उनकी आवाज गंभीर थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। प्रिया चौंककर बोली, जी साहब। रोहित ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने इन दिनों देखा है कि तुम अर्जुन के लिए सिर्फ एक मददगार नहीं, बल्कि एक सच्ची मार्गदर्शक हो। तुम्हारे धैर्य और ज्ञान से ही वह यहां तक पहुंचा है। मैं चाहता हूं कि यह सिर्फ घर तक सीमित न रहे। प्रिया उलझन में पड़ गई। मतलब, साहब? रोहित ने धीमे स्वर में कहा, मतलब यह कि मैं चाहता हूं तुम बाकायदा फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करो। मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा, कॉलेज की फीस, किताबें, सब कुछ। और तुम आधिकारिक रूप से अर्जुन की थेरेपिस्ट बनोगी। प्रिया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। साहब, लेकिन मैं तो बस एक घरेलू सहायक हूं। मेरे पास न डिग्री है, न कोई बड़ा सहारा। आप इतना क्यों कर रहे हैं? रोहित ने बिना झिझक कहा, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को उम्मीद दी है। और किसी भी दौलत से बड़ी बात यही है कि उसने फिर से मुस्कुराना सीखा।
तुमने उसे अपने भाई की तरह संभाला। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। प्रिया के होंठ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे स्वर में कहा, साहब, आपने जो कहा वह मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मेहनत को इतना सम्मान मिलेगा। रोहित ने सिर हिलाकर दृढ़ता से कहा, यह सम्मान नहीं, हक है। अर्जुन को तुम्हारी जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो ताकि न सिर्फ मेरे बेटे बल्कि और भी कई बच्चों की जिंदगी बदल सको। उस पल प्रिया रो पड़ी, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं बल्कि कृतज्ञता और विश्वास झलक रहा था। शायद पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी कीमत घर की दीवारों से कहीं ज्यादा है। धीरे धीरे वर्मा परिवार के माहौल में बदलाव साफ दिखाई देने लगा। वह घर जो कभी सन्नाटे और दूरी से भरा रहता था, अब हर सुबह हंसी और उम्मीद की आवाजों से गूंजने लगा। रोहित अब दफ्तर देर से जाते, अर्जुन के साथ नाश्ता करते और कभी-कभी उसकी किताबों को भी पलटकर देखते। मीरा, जो शुरू में इन बदलावों को बस आश्चर्य से देखती थी, अब धीरे धीरे दिल से महसूस करने लगी कि उसका परिवार पहले से कहीं ज्यादा जुड़ गया है। लेकिन दुनिया इतनी आसान कहाँ थी। मीरा की कुछ अमीर सहेलियां, जो अक्सर पार्टियों में उसके साथ होती थीं, इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रही थीं। एक दोपहर, जब मीरा ने अपने घर में चाय पर दोस्तों को बुलाया, तो उन्होंने अर्जुन और प्रिया को बगीचे में खेलते देखा। उनमें से एक, रेखा, होंठ सिकोड़ते हुए बोली, मीरा, तुमने इस लड़की को बहुत ज्यादा आजादी दे रखी है। यह भूल रही है कि इसकी असली जगह कहाँ है। दूसरी ने तंज कसते हुए कहा, हाँ, यह तो नौकरानी है, लेकिन इसे देखो, जैसे घर की मालकिन हो। तुम्हारे बेटे के साथ खेलना, उसे सिखाना, क्या यह ठीक है? मीरा चुप रह गई। उसके दिल में हल्की चुभन हुई। उसे पता था कि प्रिया की मौजूदगी ने अर्जुन की जिंदगी बदल दी है, लेकिन समाज की इन नुकीली बातों ने उसे असहज कर दिया। जब यह बातें रोहित तक पहुंचीं तो उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से से कहा, अगर लोगों को यह बुरा लगता है कि मेरे बेटे की मुस्कान किसी की मेहनत से लौटी है, तो यह उनकी सोच की कमी है, न कि प्रिया की। उस रात मीरा ने रोहित से पूछा, तुम्हें लगता है कि लोग सही कह रहे हैं? क्या हमने वाकई प्रिया को हद से ज्यादा जगह दे दी है? रोहित ने गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में बोला, नहीं मीरा, सच्चाई यह है कि हमने उसे अब तक उसका असली हक नहीं दिया। अर्जुन के लिए वह सिर्फ सहायक नहीं, बल्कि जीवन की रोशनी है। और अगर कोई इसे समझ नहीं पाता, तो मुझे परवाह नहीं। मीरा चुप हो गई, लेकिन दिल के किसी कोने में उसने भी मान लिया कि रोहित की बात गलत नहीं थी। एक शाम, वर्मा हाउस में मीरा की सहेलियां फिर इकट्ठा हुईं। रोहित दफ्तर से लौटने में देर कर रहे थे और अर्जुन अपने रोज के अभ्यास के बाद बगीचे में प्रिया के साथ खेल रहा था। तभी मीरा की दोस्त रेखा ने अर्जुन और प्रिया को देखा और व्यंग्य भरी आवाज में बोली, मीरा, तुम्हारी नौकरानी अब तुम्हारे बेटे की मां बन चुकी है क्या? बात इतनी जोर से कही गई कि अर्जुन ने भी सुन लिया। उसका मासूम चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। प्रिया ने घबराकर अर्जुन की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाई, बेटा, ध्यान मत दो। लेकिन रेखा यही नहीं रुकी। वह आगे बढ़कर बोली, देखो इसे, जैसे राजमहल की मालकिन हो। बच्चों को पढ़ाना, उन्हें गले लगाना। नौकरानी को अपनी हद में रहना चाहिए। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने बैसाखी कसकर पकड़ी और ऊंची आवाज में बोला, आंटी, प्रिया नौकरानी नहीं है। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। उन्होंने मुझे चलना सिखाया है। जब मैं रोता था, उन्होंने मुझे हिम्मत दी। आप उन्हें बुरा कैसे कह सकती हैं? उसकी मासूम लेकिन दृढ़ आवाज से पूरा कमरा सन्न हो गया। मीरा की सहेलियां हक्का बक्का रह गईं। प्रिया की आंखें नम थीं, लेकिन उनमें गर्व भी झलक रहा था। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, चुप हो जाओ बेटा, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। उसी वक्त रोहित घर लौटे। उन्होंने यह सब सुना और उनका चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने रेखा की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, अगर किसी को हमारे घर का माहौल पसंद नहीं, तो दरवाजा वहीं है। लेकिन जो इंसान मेरे बेटे को मुस्कान देता है, उसका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रेखा सकपकाकर चुप हो गई और माहौल भारी हो गया। अर्जुन अब भी पिता के पीछे खड़ा था,
जैसे कह रहा हो कि वह प्रिया को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ेगा। उस रात जब सब मेहमान जा चुके थे, रोहित ने प्रिया से कहा, आज मुझे पूरी तरह यकीन हो गया है। तुम सिर्फ हमारे घर का हिस्सा नहीं, बल्कि इस परिवार की आत्मा हो। और कोई भी ताकत तुम्हें हमसे अलग नहीं कर सकती। प्रिया चुप रही, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू सब कुछ कह रहे थे। कुछ ही दिनों बाद रोहित को एक अनपेक्षित फोन आया। फोन पर उनकी पुरानी जान पहचान वाले उद्योगपति रमेश शर्मा थे। आवाज में मिठास तो थी, लेकिन पीछे कोई और मंशा छिपी थी। रोहित जी, मैंने सुना है आपके घर में काम करने वाली एक लड़की है, प्रिया। लोग कहते हैं कि वह बच्चों को संभालने में और खासकर विशेष जरूरत वाले बच्चों के साथ कमाल का काम करती है। क्या यह सच है? रोहित चौकन्ने हो गए। हाँ, लेकिन आप अचानक यह क्यों पूछ रहे हैं? शर्मा हल्की हंसी के साथ बोले, असल में मेरे छोटे भाई की बेटी सेरेब्रल पाल्सी से जूझ रही है। डॉक्टरों से बहुत इलाज कराया, पर उतना सुधार नहीं हुआ। मैंने आपकी मेहमानों में से किसी से सुना कि यह लड़की बहुत धैर्य और हुनर से बच्चों को चलना सीखना सिखाती है। मैं चाहता हूं कि वह हमारे यहां काम करे। रोहित की भौहें तन गईं। उन्होंने कड़ाई से कहा, वह यहां केवल काम नहीं करती, बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा है। लेकिन शर्मा इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अगला दाव चला। देखिए, मैं जानता हूं कि वह एक घरेलू सहायक है, लेकिन मैं उसे बहुत बड़ा पैकेज ऑफर कर सकता हूं। 2 गुनी सैलरी नहीं, बल्कि 5 गुना। साथ ही मकान, गाड़ी और उसकी मां व भाई के लिए मेडिकल इंश्योरेंस भी। यह सुनकर रोहित सन्न रह गए। उन्हें अंदाजा था कि प्रिया का परिवार साधारण हालातों में जी रहा है। उसकी मां रातों को दफ्तर साफ करती है और छोटा भाई पार्ट टाइम दुकान पर काम करता है। इतनी बड़ी रकम उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। उस रात जब प्रिया ने रसोई में रोहित को देखा तो उसने खुद ही बात शुरू की। उसकी आंखों में झिझक थी। साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे एक और परिवार से ऑफर मिला है। वह लोग चाहते हैं कि मैं उनके बच्चे की देखभाल करूं। और जो रकम उन्होंने बताई है, वह मेरी कल्पना से भी ज्यादा है। अगर मैंने वह काम लिया तो मेरी मां को रात दिन मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और भाई अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगा। यह कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। प्रिया का दिल बंटा हुआ था। एक ओर वह बच्चा अर्जुन, जिसने उसे अपना सबसे बड़ा सहारा मान लिया था, और दूसरी ओर उसका अपना परिवार, जिसकी तकलीफें उसके सीने में हर रोज चुभती थीं। रोहित उसे चुपचाप देख रहे थे। उनके भीतर गुस्सा और डर दोनों उमड़ रहे थे। लेकिन सबसे गहरा एहसास यह था कि शायद पहली बार प्रिया अपने भविष्य को लेकर सचमुच दुविधा में थी। उस रात प्रिया अपने कमरे में बैठी देर तक सोचती रही। टेबल पर रखा छोटा सा दीपक जल रहा था और उसकी लौ की तरह ही उसके दिल में भी हजारों सवाल टिमटिमा रहे थे। एक तरफ उसका अपना परिवार था, बीमार माँ जो हर रात ऑफिस साफ करने जाती थी और छोटा भाई जो अपनी पढ़ाई के साथ दुकान पर काम करता था। वह जानती थी कि शर्मा का ऑफर स्वीकार कर ले तो उनका जीवन अचानक बदल सकता है। लेकिन दूसरी ओर था अर्जुन, वह मासूम बच्चा जिसने उसे अपना सबसे करीबी साथी मान लिया था। उसकी हर मुस्कान, उसकी हर कोशिश, उसकी हर जीत अब प्रिया से जुड़ चुकी थी। अर्जुन जब कहता, आंटी, मैं एक दिन आपके साथ दौड़ लगाऊंगा, तो उसके दिल में अजीब सी कसक उठती। क्या वह सचमुच उसे छोड़ सकती थी? अगली सुबह रोहित ने प्रिया को अपने स्टडी रूम में बुलाया। प्रिया, उन्होंने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मुझे शर्मा के ऑफर के बारे में सब पता है। प्रिया घबराकर बोली, साहब, मेरा इरादा कभी आपको धोखा देने का नहीं था। बस वह रकम मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी है। रोहित ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा। मुझे मालूम है, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हें अपने परिवार की कितनी चिंता है। लेकिन सोचो, अगर तुम चली गई तो अर्जुन पर क्या असर होगा? वह टूट जाएगा। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। साहब, यही तो मेरी सबसे बड़ी दुविधा है। मैं अर्जुन को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अपने परिवार को भी बेसहारा नहीं छोड़ सकती। रोहित कुछ पल चुप रहे, फिर दृढ़ स्वर में बोले, तो इसका हल यही है कि तुम्हें चुनना ही न पड़े।
मैं तुम्हारी सैलरी दोगुनी नहीं बल्कि उतनी ही कर दूंगा जितनी शर्मा ने ऑफर की है। इसके अलावा तुम्हारी माँ और भाई के लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस और आर्थिक मदद का इंतजाम मैं करूंगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रिया हैरान रह गई। उसकी आंखों में अविश्वास और कृतज्ञता दोनों थे। साहब, आप इतना सब मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? रोहित की आवाज भारी हो गई। क्योंकि तुमने मेरे बेटे को जीवन दिया है। तुमने उस घर को रोशनी दी है जो पैसों के बावजूद अंधकार में डूबा हुआ था। तुम्हारा हक है कि तुम्हें वही सम्मान और सुरक्षा मिले जिसकी तुम हकदार हो। प्रिया रो पड़ी। उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। अब उसे यकीन था कि वह अर्जुन को नहीं छोड़ेगी और अपने परिवार को भी सुरक्षित कर पाएगी। अगले कुछ महीनों में अर्जुन की जिंदगी मानो नई दिशा पकड़ने लगी। हर सुबह का अभ्यास अब और मजबूत और अनुशासित हो गया था। प्रिया की देखरेख और रोहित की मौजूदगी ने अर्जुन को एक ऐसा आत्मविश्वास दिया जो पहले किसी ने उसकी आंखों में नहीं देखा था। धीरे धीरे उसने बैसाखियों पर निर्भर रहना कम कर दिया। पहले वह कुछ सेकंड बिना सहारे खड़ा होता था, फिर कुछ कदम चलता और अब तो वह छोटे छोटे सफर करने लगा था। रोहित हर दिन बेटे की प्रगति देख हैरान रह जाते। कभी कभी वह सोचते, क्या यह वही बच्चा है जिसे डॉक्टरों ने कहा था कि वह शायद कभी ठीक से चल नहीं पाएगा? उनके दिल में गर्व और पश्चाताप एक साथ उमड़ते। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और बगीचे में हल्की हल्की हवा चल रही थी, अर्जुन ने अचानक अपनी बैसाखी किनारे रख दी। प्रिया ने चिंतित होकर कहा, बेटा धीरे धीरे। लेकिन अर्जुन ने उत्साह से कहा, नहीं आंटी, आज मैं खुद पापा के पास जाऊंगा। रोहित पास ही खड़े थे, दोनों हाथ फैलाए। अर्जुन ने कांपते कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। पहला कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसके छोटे पांव डगमगा रहे थे लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक मंजिल थी, अपने पापा की बाहें। आ जाओ बेटा, मैं यहीं हूं। रोहित की आवाज भावनाओं से भरकर निकली। अर्जुन ने चौथा और पांचवा कदम भी बढ़ा लिया और फिर लगभग दौड़ते हुए सीधे पिता की बाहों में गिर पड़ा। उस क्षण समय जैसे ठहर गया। रोहित ने उसे कसकर गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन हंसते हुए मुस्कुराया, पापा देखा, मैं आपके पास खुद आया। रोहित ने उसे और मजबूती से थाम लिया और फुसफुसाए, तुमने आज सिर्फ मेरे पास नहीं आए, तुमने मेरी जिंदगी में उम्मीद वापस ला दी। पास खड़ी प्रिया की आंखें भी भीग गईं। यह दृश्य न सिर्फ अर्जुन की जीत थी बल्कि पूरे परिवार की आत्मा के लिए एक चमत्कार था। उस शाम जब अर्जुन गहरी नींद में सो गया और प्रिया अपने कमरे में चली गई, रोहित और मीरा लंबे समय बाद एक ही सोफे पर आमने सामने बैठे। कमरे में हल्की रोशनी थी और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मीरा ने धीरे से कहा, आज अर्जुन को तुम्हारी बाहों में गिरते देखा तो लगा जैसे हमारा बच्चा सचमुच नया जन्म ले रहा हो। रोहित ने थकी हुई आंखों से पत्नी को देखा। हाँ मीरा, लेकिन यह सोचकर दिल भारी हो जाता है कि इन सालों में मैं कहाँ था। जब अर्जुन को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी, मैं मीटिंग्स और डील्स में उलझा रहा। मीरा ने एक पल के लिए चुप्पी साधी, फिर कांपती आवाज में बोली, तुम्हें सच बताऊं रोहित, कई बार मैंने सोचा था कि यह रिश्ता अब आगे नहीं चलेगा। मैं तलाक लेना चाहती थी, क्योंकि मैं खुद को इस घर में अकेला महसूस करती थी। तुम हमेशा बाहर रहते थे और अर्जुन का बोझ मेरे कंधों पर था। मैं टूटी हुई थी। रोहित के दिल पर यह शब्द किसी तीर की तरह लगे। उन्होंने भारी स्वर में कहा, काश मीरा, तुमने मुझसे यह पहले कहा होता। मैं समझ नहीं पाया कि तुम भी अकेली हो। मैंने सोचा कि पैसों से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। मीरा की आंखें भर आईं। आज जब मैंने देखा कि तुम अर्जुन के साथ जमीन पर बैठे उसे गिनती सिखा रहे थे, तो लगा जैसे मुझे मेरा वही पति वापस मिल गया है जिससे मैंने शादी की थी। शायद पहली बार मुझे उम्मीद हुई कि हमारा परिवार सचमुच पूरा हो सकता है। रोहित ने उसका हाथ थाम लिया। मीरा, मैं वादा करता हूं, अब काम मेरी पहली प्राथमिकता नहीं होगा। अर्जुन और तुम ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। मैं खोया हुआ वक्त वापस नहीं ला सकता, लेकिन आने वाला वक्त हम साथ मिलकर बेहतर जरूर बना सकते हैं।
मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब डर कम और विश्वास ज्यादा था। यह वही पल था जब टूटा हुआ रिश्ता एक बार फिर जोड़ने लगा। अर्जुन की जीत ने सिर्फ उसके पैरों को मजबूती नहीं दी, बल्कि उसके माता पिता के रिश्ते में भी नई जान फूंक दी थी। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन की प्रगति ने रोहित के दिल में एक नई सोच जगा दी। वह अक्सर देर रात बालकनी में खड़े होकर सोचते, अगर प्रिया की मेहनत और समर्पण से मेरा बेटा इतना बदल सकता है, तो ऐसे और कितने बच्चे होंगे जो इस मदद के हकदार हैं? यह सवाल उन्हें चैन से सोने नहीं देता था। एक दिन उन्होंने प्रिया को स्टडी रूम में बुलाया। मेज पर शहर का नक्शा और कुछ कागज फैले हुए थे। प्रिया ने हैरानी से पूछा, साहब, यह सब क्या है? रोहित की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, यह एक सपना है, प्रिया, और मैं चाहता हूं कि तुम इसमें मेरी साथी बनो। सपना? प्रिया घबराकर बोली। हाँ, रोहित ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं दिल्ली में एक बच्चों का विशेष थेरेपी सेंटर खोलना चाहता हूं, जहां हर उस बच्चे को मौका मिले जिसे डॉक्टरों ने हार मानने पर मजबूर कर दिया है। वहां खेल, अभ्यास और प्यार के जरिए उन्हें नई जिंदगी दी जाएगी। और उस केंद्र की आत्मा तुम होगी, प्रिया। प्रिया स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। साहब, मैं? लेकिन मैं तो सिर्फ एक साधारण लड़की हूं। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम साधारण नहीं हो। तुमने मेरे बेटे को चमत्कार दिया है, और वही चमत्कार अब और बच्चों तक पहुंचना चाहिए। मैं पूरी फंडिंग करूंगा, लेकिन तुम्हारा ज्ञान और समर्पण ही इस सपने की नींव होगा। उसी समय कमरे में दाखिल हुआ अर्जुन, जिसने बातचीत का हिस्सा सुन लिया था। वह खुशी से चिल्लाया, पापा, अगर आंटी प्रिया वहां बच्चों को सिखाएंगी, तो मैं भी सबको दिखाऊंगा कि कैसे खड़ा होना है। मैं सबको हिम्मत दूंगा। रोहित और प्रिया दोनों उसे देखकर मुस्कुराए। वह छोटा सा बच्चा, जो कभी अपने पैरों पर खड़े होने से डरता था, अब दूसरों को उम्मीद देने की बात कर रहा था। उस पल यह तय हो गया कि आशा बाल थेरेपी सेंटर, आशा चाइल्ड थेरेपी सेंटर, दिल्ली में खुलेगा, और अर्जुन उसका पहला प्रेरणा स्रोत होगा। कई महीनों की तैयारी के बाद वह दिन आखिरकार आ ही गया। नई दिल्ली के बीचों बीच आशा बाल थेरेपी सेंटर का उद्घाटन होने वाला था। चमकदार लेकिन सादा इमारत, दीवारों पर रंग-बिरंगे चित्र और बच्चों के लिए विशेष कक्ष, सब कुछ यह बताता था कि यह जगह सिर्फ इलाज के लिए नहीं, बल्कि उम्मीद बांटने के लिए बनी है। उद्घाटन समारोह में न सिर्फ मीडिया बल्कि कई परिवार भी अपने बच्चों के साथ पहुंचे। छोटे छोटे बच्चे व्हीलचेयर पर बैठे थे, कुछ बैसाखियों के सहारे खड़े थे और कुछ अपने माता पिता का हाथ थामे डरते डरते अंदर आ रहे थे। उनके चेहरों पर अनिश्चितता थी, लेकिन आंखों में कहीं न कहीं एक सवाल भी, क्या यहां सचमुच चमत्कार हो सकता है? मंच पर रोहित ने भाषण दिया। उनकी आवाज भावनाओं से भरी थी, मैं एक व्यापारी हूं, लेकिन आज मैं यहां पिता की हैसियत से खड़ा हूं। मेरे बेटे अर्जुन ने मुझे सिखाया कि पैसा सब कुछ नहीं होता। असली संपत्ति है उम्मीद, मेहनत और प्यार। और इस उम्मीद को हमारे घर में वापस लाने वाली प्रिया है। आज से यह केंद्र सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि उन सबका है जिन्हें जीवन में एक और मौका चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रिया को मंच पर बुलाया गया। वह अब सिर्फ एक घरेलू सहायिका नहीं थी, बल्कि प्रमाणित थेरेपिस्ट बन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें गर्व भी झलक रहा था। उसने विनम्रता से कहा, मैं कोई महान नहीं हूं। मैंने सिर्फ वही किया जो मेरे दिल ने कहा, हर बच्चे को मुस्कुराने का हक है। और यहां हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी बच्चा खुद को अकेला न समझे। फिर अर्जुन को मंच पर बुलाया गया। उसने बैसाखियों के बिना कुछ कदम उठाए और सभी बच्चों की ओर हाथ हिलाया। देखो, मैं चल सकता हूं। पहले मैं भी डरता था, लेकिन प्रिया आंटी ने कहा था कि अगर मैं हार न मानूं, तो मैं दौड़ भी सकता हूं। और आज मैं दौड़ना चाहता हूं, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि तुम सबके लिए। सारा हाल तालियों और आंसुओं से गूंज उठा। उस पल अर्जुन सिर्फ रोहित का बेटा नहीं रहा, वह उन सभी बच्चों के लिए आशा की किरण बन गया जो अब तक अंधेरे में थे। आशा बाल थेरेपी सेंटर सचमुच अपने नाम के अनुसार बच्चों और परिवारों के लिए एक नई शुरुआत बन चुका था। 2 साल बीत गए। दिल्ली की सुबहें अब रोहित के लिए वैसी नहीं रहीं जैसी कभी हुआ करती थीं।
अब हर दिन की शुरुआत अर्जुन की हंसी और उसके छोटे छोटे कदमों की आहट से होती थी। वह बच्चा, जो कभी बैसाखियों के बिना खड़ा भी नहीं हो पाता था, अब मैदान में दौड़ता, दोस्तों के साथ खेलता और शरारतें करता। स्कूल के स्पोर्ट्स डे पर जब अर्जुन ने अपने सहपाठियों के साथ रेस में हिस्सा लिया और फिनिश लाइन पार की, तो पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। स्टेडियम की गैलरी में बैठे रोहित और मीरा की आंखें आंसुओं से भर आईं। प्रिया भी वहीं खड़ी थी और अर्जुन ने सबसे पहले दौड़कर उसी को गले लगाया। देखा आंटी, मैंने कर दिखाया। उसकी आवाज में वही गर्व था जो कभी उसने 5 मिनट खड़े रहने पर महसूस किया था। उस शाम रोहित ने मीडिया और मेहमानों के सामने दिल से बातें कहीं। उनकी आवाज भारी थी लेकिन आत्मा से निकली हुई थी। आज जो आप सब देख रहे हैं, वह सिर्फ मेरे बेटे की जीत नहीं है। यह उस इंसान की मेहनत का नतीजा है जिसने हमें सिखाया कि प्यार और समर्पण से चमत्कार किए जा सकते हैं। प्रिया, वह हमारी कर्मचारी नहीं, हमारी फैमिली है और हमेशा रहेगी। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रिया की आंखों से आंसू झरने लगे। इतने सालों तक उसे सिर्फ एक घरेलू सहायक समझा गया था, लेकिन आज पूरे समाज ने उसे एक असली नायिका के रूप में स्वीकार कर लिया। अर्जुन खुशी से अपने पिता का हाथ पकड़कर बोला, पापा, अब मैं सचमुच आपके साथ दौड़ सकता हूं। रोहित झुककर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोले, हाँ बेटा, और अब हम हमेशा साथ दौड़ेंगे, जिंदगी की हर रेस में। उस पल न केवल अर्जुन ने अपने पैरों की बेड़ियां तोड़ी, बल्कि इस परिवार ने भी अपने रिश्तों की सारी दीवारें गिरा दी। यह कहानी यहीं पूरी नहीं हुई, बल्कि यह उन अनगिनत बच्चों और परिवारों की शुरुआत थी जो आशा सेंटर की बदौलत नई रोशनी देखने वाले थे। हर इंसान अपनी जिंदगी में दौलत, शोहरत और सफलता के पीछे भागता है, लेकिन असली मायने यह नहीं रखते कि हमारे पास कितना धन है, बल्कि यह रखते हैं कि हम कितनी मुस्कुराहटें बांट पाए, कितनी उम्मीदें जगा पाए। रोहित जैसे करोड़पति के लिए यह सच्चाई देर से आई, लेकिन जब आई तो उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि कमजोरी कोई अभिशाप नहीं है। अगर किसी बच्चे को सही दिशा, धैर्य और प्यार मिले तो वह किसी भी कठिनाई को मात दे सकता है। और कभी कभी वह रोशनी हमें अपने ही घर में नहीं, बल्कि उन साधारण से लोगों में मिलती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। प्रिया जैसी लड़की, जिसने अपने संघर्षों से अर्जुन की जिंदगी बदल दी, यह प्रमाण है कि अच्छाई और समर्पण की कोई सामाजिक हैसियत नहीं होती। असली पहचान हमारे कर्म से बनती है। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है। यह हर उस परिवार की कहानी है जो कठिनाई में टूट जाता है, लेकिन अगर प्यार और विश्वास थाम ले तो न सिर्फ जिंदा रहता है, बल्कि दूसरों के लिए भी आशा बन जाता है। अंत में यही कहा जा सकता है, पैसा घर खड़ा करता है, लेकिन प्यार ही उसे परिवार बनाता है।